केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं सबका यह वीडियो है। तो आपने हमारा एक भी वीडियो नहीं देखा है बच्चों, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, यह वीडियो आप ज़रूर देखें। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो बच्चों आपको पता ही है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की बच्चों कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। अब बच्चों प्रश्न है कि पदार्थ की किस अवस्था में, माने पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव, गैस, तो किस अवस्था में कणों के मध्य में न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, माने उनके मध्य में कम से कम खाली स्थान होता है बच्चों। तो सबको पता है कि ठोस पदार्थ होते हैं उनके मध्य बहुत कम खाली स्थान रहता है, क्योंकि इनके कण बहुत पास पास होते हैं। जब पास पास होते हैं तो इनको आप और पिचका नहीं सकते हो, माने इनमें नगण्य संपीडिता भी होती है। नगण्य संपीडिता माने आप इनको पिचका नहीं सकते हो। यहाँ देखिए पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का निश्चित आकार, ठीक, माने जो ठोस 3 अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव, गैस, तो किस अवस्था में निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं, नगण्य संपीडिता, माने निश्चित आकार किसका होता है? सबको पता है कि निश्चित आकार बच्चों ठोसों का होता है। ये क्वेश्चन आए हैं आपके। प्रश्न है सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है। तो सर्वाधिक विसरण तो बच्चों सबको पता है गैसों में होता है। जैसे कि आपने अगरबत्ती लगा दी, उसकी जो सुगंध है पूरे मकान में फैल जाती है, पूरे घर में फैल जाती है, तो गैसों में बहुत ज़्यादा विसरण होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, माने जिसको आप पिचका नहीं सकते लेकिन उसका आकार बदल सकते हैं। जैसे पानी है, पानी आप एक बर्तन में भर लिया, ऊपर से आप पिचकाएंगे, अगर ऊपर से आपने बाल्ब लगा दिया उसको आप पिचकाएंगे, जैसे पंप है, पंप में आपने पानी भर लिया और पंप आपने नीचे से बंद कर दिया, ऊपर से आप पिचकाएंगे, पिचका नहीं सकते हो। अगर गैस होती तो आप पिचका सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो द्रव पदार्थ होते हैं, ठीक है, इनका आयतन निश्चित है, इनका जो शरीर है, इनका जो तन है वो निश्चित है, वरना आप इनके आयतन को आप छोटा नहीं कर सकते हो, पिचका करके प्रेशर देकर छोटा नहीं कर सकते हो, इनका आकार दबा नहीं सकते हो द्रवों को, लेकिन आकार बदल सकते हो। जिस आकार के बर्तन में द्रवों को रखा जाता है, द्रव उसी आकार, उस बर्तन का आकार ले लेती हैं, ये आपको पता है। तो आकार द्रवों का निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। अब प्रश्न है कि न्यूनतम विसरण का गुण किस में पाया जाता है। अब आपके पास बच्चों सेंट हैं, एक पाउडर हो गया, खुला छोड़ दिया। द्रव है, आप द्रव जानते हैं, जो गाड़ियाँ आती हैं 4 व्हीलर या जो रूम फ्रेशनर आते हैं वो द्रव होते हैं, और गैस भी होते हैं। तीनों को आपने खुला छोड़ दिया तो सबसे जल्दी सुगंध आप तक किसकी पहुँचेगी? गैसों की पहुँचेगी। ठोसों की सुगंध बहुत देर में आप तक पहुँचेगी। तो न्यूनतम जो विसरण है वो ठोसों में होता है। अब प्रश्न है गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है? तो बच्चों इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है आपका संपीड़िता। इसका आंसर क्या है आपका? संपीड़िता। संपीड़िता क्यों? क्योंकि संपीड़िता माने पिचकाना, प्रेशर देना, प्रेशर से इनका आकार छोटा हो जाता है गैसों का। इस कारण आपको पता है जो आपके घरों में खाना बनता है और मोटर वाहन होते हैं CNG वाले, उनमें गैस भरी जाती है, तो प्रेशर से आप कितनी गैस भर सकते हो, ठीक है। तो संपीड़िता के कारण गैसों का आयतन क्या है? छोटा हो जाता है, माने कम जगह में अधिक से अधिक गैस आप भर सकते हैं, क्योंकि इनमें संपीड़िता का गुण होता है गैसों में। बर्फ़ का गलनांक है, माने बर्फ़, दो इम्पोर्टेंट है, बर्फ़ का गलनांक कितना है? बर्फ़ रखी हुई है तो 273 डिग्री केल्विन पर ये बर्फ़ गलने लगती है। ये बर्फ़ का गलनांक है 273.15 केल्विन, ठीक है। अब है कि निम्नलिखित में अधिक संपीड़ है, माने आपके पास तो पत्थर भी है, जल भी है, ऑक्सीजन भी है और रबर है। अधिक संपीड़ है माने अधिक से अधिक आप पिचका सकते हैं, तान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब आपको लग रहा है कि रबर को भी तान सकते हैं, तो रबर को आप तान के ज़्यादा तान दे तो टूट जाती है। लेकिन जो ऑक्सीजन गैस है बच्चों, आपको पता है
छोटे से छोटे बर्तन में आप अधिक से अधिक गैस भर सकते हैं। तो सबसे अधिक संपीडितता किसमें होती है? गैसों में होती है। और ऑक्सीजन क्या है बच्चों? गैस है। तो ये आप ध्यान रखना, बच्चे जल्दबाजी में रबड़ लगा देते हैं। अब आपके जो रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान आप देखते हैं क्या पूछा है आपसे यहाँ पर उन्होंने, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है? देखो पुनः एक बार देखिए, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर, माने बर्फ़ रखी हुई है, अब 273.15 केल्विन ताप हो गया, माने पहले बहुत ठंड थी, अब ठंड कम हो रही है। जैसे ही 273.15 केल्विन ताप आएगा बच्चों आएगा, तो बर्फ़ जो है, ठोस जो है, बर्फ़ जो है पिघल करके पानी में परिवर्तित हो जाती है। तो ये इसका क्या कहलाता है? ये गलनांक कहलाता है। लिखा तो है बर्फ़ का गलनांक। तो यहाँ ध्यान देना एक बार, यहाँ क्या भरेंगे अपन? गलनांक। आप कहोगे रिक्त स्थान नहीं आते, बिल्कुल परीक्षा में रिक्त स्थान नहीं आएंगे आपके, लेकिन ऐसा प्रश्न आपके भी ओटी में बनाएंगे। लिख देंगे कि जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, 4 ऑप्शन रहेंगे आपके, तो उसे क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। बर्फ़ का गलनांक कितना है आपको पता है, ये लिखा था यहाँ पर 273.15 केल्विन होता है। केल्विन किसका मात्रक है? ताप का मात्रक है। केल्विन बच्चों जो किसका मात्रक है? तो आपके ऑप्शन में क्या रहेगा? एक में ताप रहेगा, तो केल्विन ताप का मात्रक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, वेरी मोस्ट है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ क्या याद रखना आपको? शुष्क बर्फ़। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। ये जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ठंडी होती है, बहुत ठंडी होती है ठोस CO2। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं बच्चों? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आपको पता ही है? ठोस, द्रव और गैस। यहाँ देखिए ये आपकी जोड़ियाँ हैं, तो परीक्षा में जोड़ियाँ नहीं आएंगी हमें पता है, लेकिन इनसे आपके OT टाइप के प्रश्न बनेंगे। अत्यधिक संपीड़ कौन है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ठोस, ये क्या है? तो सबको पता है कि अत्यधिक संपीड़ गैस है। ऑप्शन वो क्या बनाएंगे? एक में गैस लिखा रहेगा, ठोस लिखा रहेगा, द्रव लिखा रहेगा। तो अत्यधिक संपीड़ बच्चों गैसें होती हैं। समझ रहे बात? पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? 3 होती हैं। बर्फ़ का गलनांक कितना है बताओ? अब जल्दबाजी में आप ये लगा दोगे जो कि गलत है। बर्फ़ का गलनांक जो है 273.15 केल्विन है। आपका है ड्राई आइस। शुष्क बर्फ़ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ़ होती है। जल का क्वथनांक है, माने जब जल जो है उबलने लगता है, कितने तापक्रम पर उबलने लगता है? 373 केल्विन तापक्रम पर, माने 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ध्यान देना, डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में बदलना है, तो आप 273 उसमें ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। आप जोड़ देंगे 273, तो आपका आंसर केल्विन में आ जाता है। अब यहाँ पर यहाँ लिखा है गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। तो सही बात है, ऑप्शन बना सकते हैं वो। बाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है, तो ये भी सत्य है आपका। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ही गैस में बदल जाता है, कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये वेरी मोस्ट है, ये परीक्षा में बच्चों कई बार पूछा गया है। जब बच्चों ठोस पदार्थ को आप गर्म करते हैं, जैसे आपने देखा बर्फ़ है, बर्फ़ को गर्म करो तो पानी में परिवर्तित हो जाती है बर्फ़, लेकिन कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनको आप गर्म करते हैं तो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे आपका आयोडीन है, आपका एंथ्रासिन है, अमोनियम क्लोराइड है, कपूर है, ये इसके उदाहरण हैं। 4 बता दिए, इनसे आउट नहीं होता है। कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, यही पूछे जाते हैं, ध्यान देना। जो हम आपको बता रहे हैं वही आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ये लिखा है सतह क्षेत्र बढ़ जाने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। यहाँ पर अधिक मानो, सतह क्षेत्र बढ़ जाने से वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाती है। ऐसे ही आप कपड़े सुखाने गए, आपने कपड़े फैला दिए तो जल्दी सूख जाएंगे क्योंकि आपने क्षेत्रफल बढ़ा दिया। यहाँ लिखा है सतह क्षेत्र बढ़ जाने से वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, तो गलत बोल रहे हैं। दाब बढ़ने और तापक्रम घटने से गैस द्रव में बदल जाती है, माने ताप बढ़ा दो, तापमान घटा दो, सही तो बात तो है।
माने आपने सुना होगा बादल कैसे बनते हैं, जब वाष्प संघनित हो जाती है ठंडे मौसम में, तापमान घट जाता है तो फिर जो वाष्प जो है, पानी की वाष्प जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है। सही बात है, तापमान घटाने से गैस जो है द्रव में बदल जाती है। अब यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है यहाँ पे जल का गलनांक, यहाँ लिखा था बर्फ, गलत बोल गया यहाँ पे, यहाँ गलत लिखा हुआ, टाइप गलत है। बर्फ का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? अगर आप इनके कमेंट में जवाब दे सकते हैं तो हम मान जाएंगे वास्तव में आप बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं आप कमेंट में जवाब दें इनके। नहीं दे पा रहे हैं तो हम आपको आंसर बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? ये विलयन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। यहाँ पर ध्यान दें, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक हो और दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है। तो सबको पता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। जो ज़्यादा हो वो विलायक माने घोलने वाला, जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं। विलेय माने घुलने वाला, विलेय माने घुलने वाला। अब टिंक्चर आयोडीन के विलयन में विलेय है, माने टिंक्चर आयोडीन का घोल आप लेने गए बाज़ार में, तो टिंक्चर आयोडीन का मतलब क्या है? माने बच्चों शराब में माने एल्कोहल में कंपनी वालों ने आयोडीन घोल दी। अगर 1 लीटर आपका एल्कोहल है, इन्होंने आयोडीन घोल दी उसमें 50 ग्राम, तो कहलाएगा टिंक्चर आयोडीन का विलयन। माने वास्तव में एल्कोहल में आयोडीन घुलने से बनती है। सोडा जल विलयन में विलेय है। सोडा जल माने पेप्सी, थम्सअप, उसकी बात हो रही है, उसे सोडा वाटर बोलते हैं। तो सोडा वाटर में, सोडा जल में विलयन में विलेय क्या घुली रहती है? सोडा वाटर में आपको बोतल में क्या दिखता है? पानी दिखता है, लेकिन वास्तव में उसमें बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है। तो सोडा वाटर जल विलयन में, सोडा वाटर में क्या विलेय होती है? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वायु एक विलयन है। हवा है, हवा में क्या है? गैसें तो हैं हवा में, तो गैस में गैस का विलयन जो है ये आपका 5वीं का पहला आंसर सही है। अब आपका जो क्वेश्चन है कितना इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा में आया है, हर परीक्षा में आया है। कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? हमारे बताने से पहले आप कमेंट कर सकते हैं। नेपथेलिन बच्चों, ये भी ऊर्ध्वपातित होता है, हम बता चुके हैं आपको। अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन, कपूर, आयोडीन, 5 बता दिए, इनसे आउट होता ही नहीं है। तो उपरोक्त सभी ऊर्ध्वपातित हो सकते हैं। इनको गर्म करो तो ये द्रव में परिवर्तित नहीं होते हैं, तीनों सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। आयोडीन का टिंचर कीटाणुरोधी गुण रखता है। यह विलयन किसको घोलने पर बनता है? अभी ये प्रश्न आया था, जब किसी के एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर जो पट्टी में जो मलहम लगाता है बच्चों, वो आयोडीन ही होता है, पता है आपको? वो आयोडीन ही होता है। इससे पहले जो प्रश्न था उसमें हमने आपको बताया था कि जो एल्कोहल होती है, माने दारू शराब होती है, एथिल अल्कोहल होती है, उसमें आयोडीन घोल देते हैं, तो टिंक्चर आयोडीन वो कहलाता है। अब मोमबत्ती का जलना क्या है? मोमबत्ती आपने जला दी, क्या आप मोमबत्ती प्राप्त कर सकते हो? जल गई तो जल गई, सीधी बात है, जलना ही एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो मोमबत्ती का जलना क्या है? बताओ, मोमबत्ती का जलना क्या है? केवल रासायनिक परिवर्तन, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन हमेशा परीक्षा में आती रहती है। ध्यान देना, अच्छे से याद कर लेना। माना दहन माना जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, और जब आप कोई पदार्थ बन जाए किसी रासायनिक अभिक्रिया में, आप पहले वाला पदार्थ ना बना पाएँ, मन में सोचना, ना बना पाएँ, तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। दूध से दही बन गया, क्या दही से दूध बन सकता है? असंभव है, बन ही नहीं सकता है। अगर आपके घर में कोई शक्कर रख गया, आपने उसे बतासे बना दिए, तो बतासों से शक्कर जरूर बन सकती है, तो वही भौतिक परिवर्तन है। अब ये हैं आपके रिक्त स्थान। तो देखो, पता है कि रिक्त स्थान आपकी परीक्षा में नहीं आने इसमें, लेकिन क्या है, इनसे आपके प्रश्न बनेंगे
इनसे आपके प्रश्न बनेंगे, इसलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम होता है। माने फोम आपको कैसी दिखती है, रबर कैसी दिखती है, ठोस दिखती है, कैसी दिखती है, उसे ही बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। तो रबर दिखती है ठोस, तो यहाँ ठोस आंसर आ जाएगा आपका। अब विकल्प में कुछ भी ठोस लिखा रहेगा, द्रव लिखा रहेगा। ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम है। बच्चों, जिस किसी के घर में किसी को पेट की बीमारी होती है तो डॉक्टर एक सिरप देता है, उसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, माने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब सी है तो बोल दिया सिरप में क्या होता है, द्रव ही होता है, सीधी सीधी बात है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, द्रव। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये एंटासिड दवाई है, अम्लता को दूर करती है, तो ये द्रव अवस्था में होती है। अब यहाँ पर कि टिंडल प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। टिंडल प्रभाव किस विलयन में ये प्रदर्शित होता है, तो कोलाइडल विलयन में। टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे पूछ सकते हैं, कोलाइडी विलयन में कौन सा प्रभाव दिखाई देता है, तो कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को, दो घुलनशील द्रव हैं, दो द्रव हैं, आपस में घुल मिल गए। अब इनको कैसे आप अलग कर सकते हैं, इनको आप बच्चों कैसे अलग कर सकते हैं, आसवन विधि के द्वारा। आसवन विधि के द्वारा इनको अलग कर सकते हैं। एक द्रव जो है उड़ जाएगा, एक बचा रहेगा, तो आसवन विधि से अपन अलग कर सकते हैं। डाई के घटक रंगों को, डाई के घटक रंगों को क्रोमेटोग्राफी विधि से अलग किया जाता है। डाई के घटक रंगों को क्रोमेटोग्राफी विधि से अलग किया जाता है। कोलाइडी ये कैसा मिश्रण है, समांगी है, विषमांगी है, पूछते हैं आपसे। तो कोलाइडी विलयन एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडी विलयन एक विषमांगी, कोलाइडी विषमांगी, कोलाइडी विलयन विषमांगी है। दूध क्या है, पूछते हैं बच्चों, दूध क्या है पूछते हैं, कई बार परीक्षा में आया है। तो देखो, अगर आपको आता है बच्चों तो आप कमेंट करके पहले बता सकते हैं, तो इससे क्या है आपको आंसर जो है अच्छे से याद रहते हैं। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन कैसे होते हैं, विषमांगी होती हैं। डाई के घटक रंगों को क्रोमेटोग्राफी से अलग कर सकते हैं। टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन के द्वारा दिखता है। अच्छा, ग्रीक में क्रोमा का क्या अर्थ है, क्रोमा का अर्थ क्या होता है पता है, कलर। क्रोमा का अर्थ होता है कलर। यह देखो बच्चों, आपके सामने जो है सही जोड़ियां हैं, इन्हें मिला लेते हैं अपन। ऑप्शन वो बनाते हैं, आपसे विकल्प बनाते हैं। बताओ बच्चों, ब्रोमीन क्या है, सामने आपके ऑप्शन है। जो आपको पहले आता है वो आपको आंसर यहाँ से बनाना पड़ेगा, ऑप्शन रहेंगे आपके सामने। तो बच्चों, ब्रोमीन जो है अधातु होती है। जल क्या है, एक यौगिक है, H2O जल का सूत्र है। तन्यता का गुण किस में होता है, धातुओं में होता है। सोना है, चांदी है, तांबा है, कापर है, इनको तन करके तार बनाते हैं। मिश्रण क्या है, मिश्रण पूछा है आपसे, मिश्रण। तो वायु क्या है, मिश्रण है। वायु मिश्रण इसलिए, मिश्रण का मतलब ये होता है किसी भी अनुपात में मिलाना। कैसे हो सकता है, कहीं पर पेड़ पौधे हैं तो वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, कहीं फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी हवा में, तो असमान अनुपात रहता है, उसे अपन मिश्रण बोलते हैं। तो मिश्रण, वायु क्या है, मिश्रण है। अब है कोलाइड। कोलाइड क्या है बच्चों बताओ, तो कोलाइड एक दूध है। दूध क्या है, दूध एक कोलाइड होता है। अब यह सतसत, ये है सतसत, तो परीक्षा में तो आने नहीं है, लेकिन OT बनेंगी आपसे, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं आपसे। आप पुराना पेपर उठा के देख लो, इन दो वीडियो से कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। अब है शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। जो शुद्ध पदार्थ हैं वो तत्व या यौगिक हो सकते हैं, ये आपका असत्य है। मिश्रण में एक या एक से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले रहते हैं, तो ये तो सत्य बात बोल रहे हैं। यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न नहीं होते, तो ये आपका असत्य है। माने जो यौगिक होते हैं, यौगिक के जो गुण होते हैं उनमें निहित तत्वों के गुणों से
कह रहा है भिन्न नहीं होते बल्कि भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। ओटी ऐसी बनाएंगे आपसे कि यौगिक के गुण उसके घटकों से होते हैं, भिन्न होते हैं, भिन्न नहीं होते हैं, तो भिन्न होते हैं। मिश्रण में एक या एक से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, ये तो गलत है। मिश्रण है, मिश्रण में अनिश्चित अनुपात में मिले रहते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? माने दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के बच्चों क्या बनाते हैं? दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के बच्चों अणु बनाते हैं। निम्नलिखित में किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? अगर आपने सूत्र लिखा होगा, इनका संकेत लिखा होगा तो उत्तर आता होगा। आप ऑक्सीजन लिखते हैं तो O2 लिखते हैं, हाइड्रोजन लिखते हैं तो H2 लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं बोलूँ? तो ये कैसे हैं? ये द्विपरमाणविक हैं। ये कैसे हैं? ये द्विपरमाणविक हैं। ठीक है, इन तत्वों की परमाणुकता जो है बच्चों 2 होती है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2। MgCl2। अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है, जो अमोनियम सल्फेट का क्या सूत्र होता है? तो सल्फेट तो देखो सब में लगा हुआ है, ठीक है। अब कन्फ्यूज़न है आपको। अमोनियम को पता है? अमोनियम को बोलते हैं NH4। तो यहीं से उत्तर बन जाता है आपका, अमोनियम को NH4 बोलते हैं। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड का आपने याद किया होगा NH4Cl। अगर आपने अमोनियम क्लोराइड का सूत्र याद होता तो आपका एक आंसर सही हो जाता कि अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है NH4 सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है, नाइट्रेट बोलते हैं NO3 को और सोडियम बोलते हैं Na को। तो देखो आपका पहला ही सही है, NaNO3। आवोगाद्रो स्थिरांक में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? तो 6.022 गुण 10⁻23। नाइट्रोजन अणु की परमाणुकता कितनी होती है? अब नाइट्रोजन का संकेत आपने कभी लिखा होगा तो आपको आंसर आ जाता। तो ये द्विपरमाणुक है, N2 लिखते हैं, N2। अमोनिया विधि का आपने समीकरण लिखा होगा, हैबर विधि का, तो आप ऐसे ही तो लिखते हैं N2 + 3H2। तो नाइट्रोजन कैसी है? द्विपरमाणुक है। अब जिंक धातु का संकेत है, प्रतीक है, जिंक को अपन दर्शाते हैं, सबको पता है कहाँ है, ये है जिंक, Zn। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जॉन डाल्टन ने। ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? देखो, परमाणु द्रव्यमान माने परमाणु भार, यहाँ ध्यान रखना। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार आपसे यहाँ पूछा गया है। H2O अणु का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान होता है आपका 18U। द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण हो सकते हैं। अविभाज्य कण तो कौन हो सकते हैं? वो परमाणु हो सकते हैं। कई वैज्ञानिकों ने बताया था कि परमाणु को आप विभाजित ही नहीं कर सकते हैं। वो ठीक है, आजकल के वैज्ञानिकों ने विभाजित कर दिया है, ठीक है। तो अविभाजित कण हो सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं, लेकिन अब तो विभाजित हो गए ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल आए हैं। अब एसिटिलीन माने C2H2, एसिटिलीन C2H2 का मूलर द्रव्यमान क्या है? इसका आंसर किसी को आता है? बताएं कमेंट में। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? जो कार्बन होती है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन का परमाणु जो उसका द्रव्यमान होता है 12 है। इंपॉर्टेंट है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है, माने 35.5 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। सल्फाइड का संकेत है S2-, S पे 2 ऋणायन के आवेश, S-2 सल्फाइड का संकेत है। ये लिखा है सल्फाइड, तो सल्फाइड का संकेत क्या है? SO3-2, SO3 पे -2 का आवेश, SO3 पे -2 का आवेश सल्फाइड का संकेत होता है। किसी तत्व की संयोजकता उस तत्व की क्या कहलाती है? उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजन क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है।
सोडियम का प्रतीक क्या है? सोडियम प्रतीक माना संकेत Na है, सबको पता है। अब है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? अब आपने सूत्र इसका याद किया होगा तो आपको आंसर यहाँ आपको मिल जाएगा। क्या है? H2O। क्या है? H2O। H2O। H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1। H2O हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, तो 2:1। कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक का नाम है, पता ही है, कैल्शियम कार्बोनेट का है, इसको संगमरमर भी बोलते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र है आपका AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र है AlCl3। पदार्थ की एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? उतनी होती है 6.022 माने 6.022 गुणित 10⁻23। ये पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या होती है। इसको आपको ध्यान से यहाँ पर देखना है, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। वैसे आपको पता है नमक का सूत्र बच्चों NaCl होता है। स्वर्ण माने सोना माने गोल्ड, गोल्ड का संकेत Au होता है। आयरन, आयरन का प्रतीक कहाँ है तो बताओ? आयरन प्रतीक तो नहीं दिया इन्होंने, तो क्या दिया इन्होंने? आयरन का प्रतीक दिया है इन्होंने, देख लेते हैं अपन, कहीं दिया हो, शायद नहीं दिया है। दिख रहा है आपको प्रतीक? दिया है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो आयरन कैसे मिलाएंगे? अब ये समस्या है। हाइड्रोजन देखते हैं, तो हाइड्रोजन आपका हो गया द्विपरमाणुक, और कोबाल्ट का संकेत तो CO है ही, आवोगाद्रो स्थिरांक A वाला हो गया। एल्युमिनियम आयन यह हो गया आपका Al3 धनायन। अब बचा आपका हाइड्रोजन परमाणु। तो इसका एक U सही है, हाइड्रोजन परमाणु का क्या है? एक U सही है। हीलियम होता है आपका एक परमाणु। हीलियम आपका क्या होता है? एक परमाणुक होता है। हीलियम आपका एक परमाणुक होता है। ये आपका हीलियम एक, हाँ जी लिखा है यहाँ पर Fe। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया पूरा अपना। आयरन का संकेत Fe होता है। हीलियम एक परमाणविक होता है। ये आपको यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना। कैनाल रे की खोज किसने की थी? कैनाल रे की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। कैनाल रे की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। और बच्चों पता है प्रोटॉन की खोज भी गोल्डस्टीन ने ही की थी। आप रदरफोर्ड गलत कर देते हो। परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन की खोज बच्चों किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। कैनाल किरणें बच्चों कैसी होती हैं? तो कैनाल किरणें धनावेशित होती हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? J.J. थॉमसन ने की थी। ईंट पर नाच। अल्फा कण कैसे होते हैं? अल्फा कण धनावेशित होते हैं, 2 धन आवेश वाले होते हैं। तो ये लिखा है द्विआवेशित हीलियम। तो ये आपका B इसका आंसर करेक्ट है। किसी परमाणु का केंद्रक होता है, कोई परमाणु उसका केंद्रक धनावेशित होता है, क्योंकि परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन तो होता है और प्रोटॉन होता है धनावेशित। तो ये सिंपल सा प्रश्न था आपका। अब है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास किसने किया था? तो एक किया था बोहर नामक वैज्ञानिक ने। मैग्नीशियम की संयोजकता बच्चों कितनी होती है? 2+2 होती है, +2 होती है। किसी तत्व की प्रोटॉन संख्या ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। किसी तत्व में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही उसमें परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या मानी जाती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? बच्चों जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों को मिला करके न्यूक्लियन कहते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस, नाभिक माने न्यूक्लियस, परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इन दोनों को मिला करके न्यूक्लियस के नाम पर ही इन्हें न्यूक्लियन कहते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या बच्चों पता है आपको 3 होती है। समस्थानिकों के जो रासायनिक गुण हैं बच्चों वो कैसे होते हैं? समस्थानिकों के रासायनिक गुण बच्चों समान होते हैं। क्लोरीन के समस्थानिक होते हैं, जो क्लोरीन होती है आपकी उसके समस्थानिक होते हैं, 2 होते हैं।
एक है 17 क्लोरीन 35 और एक है 17 क्लोरीन 37। 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37 एक क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 होते हैं, हम कई बार आपको बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं आपको हम। वैज्ञानिक ने यह प्रस्ताव दिया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धसे होते हैं। एक कौन सा वैज्ञानिक है जिसने ऐसी बात कही थी, ये आपसे इन्होंने पूछा। तो थॉमसन नाम का एक वैज्ञानिक था, थॉमसन नाम का वैज्ञानिक था, उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं धनात्मक गोले में धसे होते हैं। अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा खोज संभव हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा कणों के प्रकीर्णन के द्वारा यह पता चला था रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है उससे यह पता चला था कि परमाणु में नाभिक होता है, क्योंकि कुछ कण जो है अल्फा कण सोने की पन्नी पर उन्हें भेजे थे और कुछ वापस लौटाए थे, तो उनने ये प्रयोग कर लिया था कि नाभिक होता है उसमें। न्यूट्रॉन की खोज पता ही है आपको, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अब न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन में बच्चों क्या होता है, 0 आवेश होता है, 0 आवेश होता है। परमाणु का नाभिक जो है होता है, परमाणु का जो नाभिक है बच्चों क्या होता है, ये आपसे पूछा है। परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, त्रिज्या उनने पूछी नहीं है। परमाणु का नाभिक जो है धनावेशित होता है। अब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो परमाणु होता है, इलेक्ट्रॉन बच्चों ऐसे वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। घेंगा रोग के इलाज में क्या प्रयोग करते हैं, आयोडीन प्रयोग करते हैं। घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन 131 के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। अष्टक नियम के अनुसार परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक माना 8 होता है, तो यहाँ आपको 8 इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना है। वो प्रश्न बनाएंगे, ऑप्शन बनाएंगे। हीलियम की संयोजकता बच्चों कितनी होती है, तो हीलियम की संयोजकता 0 होती है। काय होती है 0 बताओ बच्चों, हीलियम में 18 समूह का, और 18 समूह के जितने भी तत्व हैं सबकी संयोजकता 0 होती है, तो हीलियम की भी 0 होती है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन ये 18वें समूह के हैं। इनको 0 समूह भी कहते हैं, इनको 0 संयोजकता वाले तत्व भी कहते हैं। अब है कार्बन परमाणु की परमाणु संख्या, माना कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आपसे पूछा है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। सिंपल सी बात है, कार्बन का 6 होता है। सबके परमाणु क्रमांक हम आपको सिखाएंगे, आवर्त सारणी भी आपको बताने वाले हैं। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, तो बच्चों पता है आपको, सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, तो 2, 8 और 1 ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल आएगा आपका। यहाँ से कोई समस्या वाली बात आपकी नहीं है। ये आपकी सही जोड़ियाँ हैं, इन्हें अपन देख लेते हैं। यूरेनियम क्या है, यूरेनियम का प्रयोग परमाणु भट्टी में करते हैं। जहाँ परमाणु रिएक्टर होते हैं वहाँ यूरेनियम का उपयोग करते हैं। कोबाल्ट का क्या यूज है, कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के इलाज में करते हैं। जो घेंगा रोग है, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से हो जाता है, सबको पता है। कैल्शियम एवं आर्गन ये संभारक होते हैं, ये भी हम आपको बता चुके हैं। कैल्शियम जो आर्गन है बच्चों ये संभारक होते हैं। कैसे होते हैं बता देते हैं। 18 आर्गन 40, 20 कैल्शियम 40, माना परमाणु भारण का समान आ रहा है, ये समझा चुके हैं आपको। प्रोटियम तथा ड्यूटेरियम क्या हैं, समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम, एक ट्राइटियम। ये आपके हैं सत। क्लोरीन के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान इतना होता है, तुम कहोगे हाँ सर होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, याद कर लियो। समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, हाँ होते हैं। एल्यूमिनियम में प्रोटॉनों की संख्या 13 होती है, हाँ होती है। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, हाँ होता है। हाइड्रोजन की संयोजकता 2 होती है, तो ये गलत है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक भी तो उसका 1 ही है।
नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। तो ये तो सत्य बात है, इसमें समस्या क्या है। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण हैं। अल्फा कण, जो अल्फा कण हैं माने इसको हम 2He4 बोलते हैं, 2He4 बोलते हैं। तो अल्फा कण जो हैं द्विआवेशित हीलियम कण हैं, हाँ होते हैं। अल्फा कण जो हैं बच्चों द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में तांबे के पन्ने का प्रयोग नहीं किया था भाई, इन्होंने तो सोने के पन्ने का प्रयोग किया था। तो ये सत्य है आपका, तो घुमा दिए देखो इनने। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। प्रोटॉन धनावेश है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है, इसलिए वो उदासीन हो गया आपका ये। तो हमने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। अब आपके बचते हैं एक, उसमें उत्तर दीजिए एक शब्द वाक्य में। तो आप कमेंट करेंगे तो इनके आंसर भी हम आपको बता देंगे। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी स्वस्थ रहो, खुश रहो। धन्यवाद।